नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1902 या 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योग्यम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है पहला नारायण गुरु, EV रामस्वामी नायर, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आंदोलन था श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, ये आंदोलन था और इसके जो प्रणेता थे वो थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु इसके प्रणेता थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं कुणाल, बिंदुसार, राहुल और इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी है वो हो जाते हैं कुणाल, क्योंकि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो इसके संस्थापक थे, झमसी से कह सकते हैं। फिर उसके बाद बिंदुसार आते हैं और फिर उसके बाद अशोक आते हैं। तो अशोक के बाद कुणाल आएगा। तो ये इस धर्म का या इस वंश का ये पूरा सीरीज हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1816 में या 1820 में या 1828 में और वर्ष 1830 में। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हो जाते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इनमें से कोई नहीं। मतलब तीनों सम्मेलन में से कौन सा सम्मेलन राइट ऑप्शन है जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे? तो वह है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बाकी तीनों में शामिल होने वाले जो नेता थे वो BR अम्बेडकर जी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहाँ पर आपसे ऑप्शन जो है रामदास, तुकाराम, एकनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है वो शुरू करने के लिए किया था इन्होंने रामनाथपुरी, JD कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है डी, तारकनाथ दास। इन्होंने फ्री इंडिया अखबार शुरू किया था अमेरिका में। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है डी, सितार। सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हिंदू मुस्लिम गान का एक मिश्रण वाद्य यंत्र है। इसको बनाने में हिंदू मुस्लिम जो संगीतज्ञ हैं उन्होंने दोनों वाद्य यंत्रों का मिश्रण करके इसको बनाया था। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है, वेदों के संकलनकर्ता हैं? आपके यहाँ पे ऑप्शन हैं वाल्मीकि, संकर्षण, वेदव्यास, पतंजलि। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है वेदव्यास। वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कि इन्होंने सबसे पहले मतलब जो आपका भारतीय साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यहाँ पर जो आपके राइट ऑप्शन हैं वो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड रिपन जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो रद्द करना था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक कौन थे? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन वो हो जाता है सी, चित्तरंजन दास ने ये बुक लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस। अगला आपका क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता में होने वाली चित्रकारी किस समय की गई? या तो ये हड़प्पा काल की हैं या मौर्य काल से संबंधित है या बौद्ध काल से या गुप्त काल से? तो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल ने अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही और मंत्रिपरिषद। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है मंत्रिपरिषद जी।
भारतीय गणराज्य में जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही प्रधानमंत्री आगे कार्य करता है। मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी प्रधानमंत्री वही काम करेगा। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति या वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास में हो जाती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हो जाते हैं चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून और दिल्ली। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है सी, देहरादून। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, भारतीय न्यायिक पुनरीक्षण मतलब अपना दिया गया न्याय के ऊपर विचार, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ये केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा होता है, या भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों के द्वारा होता है, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ही अपने दिए गए निर्णय के ऊपर दोबारा विचार कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। अगला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाता है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये तो आपको आता होगा, अटाकामा, कलाहारी, थार और सहारा। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो दोस्तों हो जाता है अटाकामा। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर और होयसल का मंदिर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाता है, पतंजलि का संबंध है। तो पतंजलि का संबंध दोस्तों किससे है? योग दर्शन से है, या सांख्य दर्शन से, या न्याय दर्शन से है, या वैशेषिक दर्शन से है? तो पतंजलि का जो संबंध है वो हो जाता है योग दर्शन से। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल से है, न्याय दर्शन गौतम से है, और वैशेषिक दर्शन जैमिनी से है। ठीक है ना। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा मतलब दक्षिणी भाषा। दक्षिणी भाषा ऐसी कौन सी है जो संस्कृत से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? बाकी भाषाएं भी प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ सर्वाधिक प्रभावित भाषा का नाम पूछा जा रहा है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, या मलयालम है? तो तेलुगु भाषा एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित है। कवि चित्रकार मोलाराम, ये कवि चित्रकार थे मोलाराम, इनकी चित्रकला जो है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? शैलियों के नाम दिए गए यहाँ पे हैं, बसोली शैली, या गढ़वाल शैली, या गुलेर शैली, या कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली से इनकी जो है, एक सेकेंड जी, तो कवि चित्रकार मोलाराम की जो चित्रकला है वो गढ़वाल से संबंधित है, कांगड़ा से नहीं संबंधित है, गढ़वाल से संबंधित है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? देश में जो दूरदर्शन प्रोग्राम चलते हैं उसका प्रसारण कहाँ तक है? तो 73% भूभाग पे है, या 79%, या 87, या 94। ये आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है 87%। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, या चंद्रशेखर आज़ाद, या रामचंद्र बिस्मिल, या अशफाक उल्लाह खां। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है बी, अल्फ्रेड पार्क में जो शहीद हुए थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, या स्थगन काल, या प्रश्न उत्तर सत्र। तो जो शून्यकाल का अर्थ है वो है प्रश्न उत्तर सत्र। ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 जून, 5 जून, 10 जून और 8 मार्च। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक और वायु प्रदूषक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है वायु प्रदूषक। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑथेंटिक टेलर मशीन, या ऑथोराइज्ड टेलर मशीन। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं 927, 924,
917 और 914। तो 914 आपका राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना में भारत में बाल जो लिंग अनुपात है वो 914 था। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा या एटीपी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सूर्य। अगला क्वेश्चन आपका है, ये वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है या वही होता है। आपको डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए या डिग्री फ़ारेनहाइट कर लीजिए, तो दोनों में ऐसा टेम्परेचर कौन सा है जो बराबर रहता है? तो वो है यहाँ पर आपका -40। ये वाला बी आपका राइट आंसर हो जाता है कि -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसमें से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाता है टंगस्टन। टंगस्टन शामिल नहीं होता है स्टील को बनाने में। आयरन, क्रोमियम और निकेल की अलग अलग विभिन्न मात्रा शामिल होती है स्टील को बनाने में। अग्निवलय जिसे फायर ऑफ रिंग्स बोला जाता है या रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को या आर्कटिक परिमेखला को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है सी, प्रशांत परिमेखला को। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डाक सूचकांक मतलब PIN, पिन नंबर जो लिखते हैं वो 1950 में, 1959 में, 1965 में और 1972 में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है 1972। 1972 में जो पोस्टल इंडेक्स नंबर था उसकी शुरुआत हुई थी। अशोक के शिलालेख की लिपि है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और हायरोग्लिफिक्स लिपि। यहाँ पर खरोष्ठी भी लिपि भी शामिल है बनाने में, लेकिन जो सबसे सर्वाधिक उपयोग हुआ है वो ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? आपके आंसर्स हैं कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य एक ऐसा राज्य है जो भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का कम से कम आधा भाग जरूर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांत्रित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। यहाँ पर जो संगमरमर है वो एक कायांत्रित चट्टान है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाता है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? दोस्तों यहाँ पर जो आपके राइट ऑप्शन है वो है 21वां और 23वां और 30वां और 32वां। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है 21वां। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपकी जो सिंधी भाषा है वो शामिल की गई थी। और अगर आपको और बता दें तो संविधान स्टार्ट हुआ था इसमें टोटल 14 भाषाएं थी और बाद में टोटल 22 भाषाओं का सम्मिलित होना हो गया। अगर 21वें की हम बात करें तो ये 1967 में हुआ था जिसमें सिंधी शामिल हुई थी भाषा। और उसके बाद 1992 आती है जिसे हम 71वां संविधान संशोधन बोलते हैं। उसमें आपकी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली शामिल की गई थी। और उसके बाद जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 2003 में, जिसे हम 92वां बोलते हैं। एक तो आपका 21वां संशोधन था, दूसरा आपका हो गया 71वां, फिर 92वां। तो जो 90 था 92 इसमें आपके शामिल की गई मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इस प्रकार से कुल मिलकर के भाषाएं हो जाती हैं, वो हो जाती हैं 22 भाषाएं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है वो है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आदिम लोग हैं जो उनकी जनसंख्या एशिया में है, यूरोप में है या अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाता है अफ्रीका। भारत के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का आप जानते हैं जो गैसीय सम्मिश्रण होता है जहाँ तक, उसे हम वायुमंडल बोलते हैं किसी भी ग्रह का। तो धरती की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है। तो यहाँ के वायुमंडल का कितनी ऊंचाई तक 29 किलोमीटर तक कितना % वायुमंडल का भाग आ जाता है? तो यहाँ पर आपका पहला आंसर है 29%, 57%, 76%, 97%। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है 97%। अगला दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में या पश्चिम बंगाल में, बिहार राज्य में या मेघालय राज्य में? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद या विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल या संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति?
तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है तो वो सीधी सीधी बात है कि संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति ही उसे हटाएगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिलाएं साक्षरता है? बलिया है, देवरिया और गोरखपुर और श्रावस्ती। श्रावस्ती यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे कम महिला साक्षरता का आंकड़ा पाया गया है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कव्वाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक नगरों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है या ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता जो दर है वो सबसे कम है? श्रावस्ती की है, गोंडा की, बलरामपुर या महाराजगंज। तो श्रावस्ती जिला जो है उसकी साक्षरता सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, जापान से और पाकिस्तान से। आपके कूट में आंसर दिए गए हैं 1 या 2, 2 या 3 या 1 2 3 या 1 3 4। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है डी 1 3 4। बांग्लादेश ले लो, जापान ले लो और पाकिस्तान ले लो। तो इनसे जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक ही है, ऐसा आंकड़ा पाया गया है 2011 की जनसंख्या जनगणना में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है, ये किया गया था 2016 तक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी का जिला कौन सा है? ये यहाँ पर घनत्व की बात हो रही, घनत्व के हिसाब से पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद तथा महोबा, गाजियाबाद तथा ललितपुर, कानपुर नगर तथा सोनभद्र, वाराणसी तथा ललितपुर। तो यहाँ पे आपका राइट बी हो जाता है गाजियाबाद। और गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, और ललितपुर एक ऐसा जिला है जहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है आगरा में, इलाहाबाद में, गाजियाबाद में और कानपुर में। तो यहाँ पे सांद्रण की बात हो रही, मतलब सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो गाजियाबाद में होगा और सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो इलाहाबाद में होगी। घनत्व में सबसे आगे गाजियाबाद निकल जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए तथा कोट में आंसर दीजिए। ये में आरोही की बात कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो इसमें अगर कोट में हम आंसर दिया जाए हमें तो वो हो जाता है आपका 1 3 2 4 या 1 4 3 2 या 3 2 3 1 4 या 4 1 2 3। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा से लगा के सबसे कम की तरफ। तो इलाहाबाद जनसंख्या आकार सबसे अधिक है, फिर गाजियाबाद में है, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ में है। अगला दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? चित्रकूट है, महोबा है और हमीरपुर है, श्रावस्ती है। तो यहाँ पर जनसंख्या की अगर बात होती है तो हो जाता है महोबा। महोबा में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम, किससे अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम की तरफ व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही आंसर दीजिए। इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और मथुरा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जनसंख्या का अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, इलाहाबाद सबसे नंबर 1 पे आएगा, फिर लखनऊ आएगा, फिर गोरखपुर आएगा, फिर मथुरा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या आनी ही चाहिए। ये थी आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन और मिलते हैं अगली सीरीज़ में अगले क्वेश्चन के साथ में, अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। तब तक अगर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचर्स की, एसएससी की और वनडे एग्ज़ाम की, अगर आपको इसलिए अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।